100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कुछ ऐसा ही रवैया है चाइना का भारत की ओर। रिसेंटली ताइवान ने अपना तीसरा अनऑफिशियल कॉन्सुलेट खोला है मुंबई में, जिसको लेकर चाइना ने आपत्ति जताई है। पर दिक्कत यह है कि जब आपको अपनी सोवरेनिटी की चिंता है तो आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकालते हैं, तब भारत की सेंसिटिविटीज को सेंटर में क्यों नहीं रखते। अब ताइवान और चाइना फिर से एक बार खबरों में है, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है यह समझना कि भारत और ताइवान के रिलेशंस कैसे हैं, और उसे हम चाइनीज कंटेक्स्ट से भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंडिया ताइवान रिलेशंस। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि चाइना ने इंडिया को अर्ज किया है कि थोड़ा प्रिकैरियस पाथ अपनाए, थोड़ा सा कॉशियस पाथ अपनाए जब वो ताइवान के साथ डील कर रहा हो, क्योंकि इंडिया वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि जितने भी ऑटोनोमस रीजन है चाइना के अंदर, फॉर एग्जाम्पल तिब्बत, फॉर एग्जाम्पल हांगकांग, फॉर एग्जाम्पल ताइवान, इनको आप एक इंटीग्रल पार्ट मानोगे चाइना का। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे यह भी हुआ था कि इंडिया ने पूरी तरीके से वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था और चाइना ने अपना सिक्किम के ऊपर से क्लेम खत्म कर दिया था। लेकिन वापस से जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज बदल रहे हैं, ये ताइवान के साथ जो हमारा रिलेशन है, जो डिस्क्रीट और अनऑफिशियल रिलेशन है, इसमें थोड़े से बदलाव आते हुए दिखते हैं। इंडिया का स्टैंड वन चाइना पॉलिसी को लेकर थोड़ा सा बदलता हुआ दिखता है, जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और ताइवान के साथ अपने रिलेशंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मुद्दा क्या है, आखिर ये चीज न्यूज में आई क्यों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चाइना ने अर्ज किया है इंडिया को कि ताइवान इशू को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करे। क्यों हैंडल करे? कि किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए चाइनीज इंडियन रिलेशंस में। किसकी वजह से? ताइवान की वजह से। ताइवान ने अपना क्या किया है अभी? ताइवान ने अनऑफिशियल कॉन्सुलेट खोला है, अपना थर्ड अनऑफिशियल कॉन्सुलेट मुंबई के अंदर। अब ये जो अनऑफिशियल टर्म है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप ताइवान से नहीं रख सकते, क्योंकि आप वन चाइना पॉलिसी पे एग्री करते हो। 1949 में इंडिया बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। 1954 में आपने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें आपने तिब्बत एनेक्सेशन को एक्सेप्ट किया और तिब्बत को चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट माना। सिमिलरली दिस गोस फॉर ताइवान एज वेल। क्या वन चाइना पॉलिसी में एक्सेप्ट बिलीव करते हो, आप ताइवान को चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट मानते हो। इसलिए ताइवान किसी भी तरीके से, या भारत ताइवान के साथ किसी भी तरीके से ऑफिशियल रिलेशंस नहीं रख सकता, क्योंकि वो चाइना की सोवरेनिटी को क्वेश्चन करेगा। इसलिए जब हम बोलते हैं कि कॉन्सुलेट ओपन किया, तो हम उसे ऑफिशियल कॉन्सुलेट ना बोलकर अनऑफिशियल कॉन्सुलेट बोलते हैं। दूसरी चीज, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि किसी भी तरीके से ऑफिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कंट्रीज, दैट इज ताइवान एंड इंडिया, वो नहीं झेलेगा चाइना, और उसको उस चीज से एक दिक्कत है, एक इशू है। ताइवान का नया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खुला है मुंबई के अंदर, जो भारत के अंदर उसका थर्ड है। इससे पहले न्यू दिल्ली और चेन्नई में उसके 2 अनऑफिशियल कॉन्सुलेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है फिलहाल का करंट पर्सपेक्टिव, जिसकी वजह से वन चाइना पॉलिसी, भारत ताइवान रिलेशंस, इंडिया का वन चाइना पॉलिसी की तरफ स्टैंड, ये सारी चीजें आपको पिक्चर में आती हुई दिखती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ताइवान और भारत का रिलेशन किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है। देखो, मैंने अभी आपसे बताया कि ऑफिशियल रिलेशंस हम नहीं रखते ताइवान के साथ, ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम उनके साथ नहीं रखते हैं। एक सेपरेट गवर्नमेंट की तरह उन्हें ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि वो दैट कैन हर्ट दी सेंसिटिविटीज ऑफ चाइना। और हम इस चीज का पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि भारत और चाइनीज रिलेशंस को बैलेंस्ड रखना, मेंटेन रखना दोनों के ही हित में है, इस रीजन के हित में है, और ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल स्टेबिलिटी के भी हित में है। सबसे पहले इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी को हिस्टोरिकली माना है, लेकिन आज की डेट में उस वन चाइना पॉलिसी की वजह से आपको अपना एंगेजमेंट जो है ताइवान के साथ, वो लिमिट करना पड़ रहा है। ऑल्दो आपने काफी सारे फॉर्मल टाइज एस्टेब्लिश किए थे विद ताइवान जिस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही थी, लेकिन आप वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं, तो आप उसे एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे ऊपर एक लिमिटेशन है कि हम किस हद तक ताइवान के साथ रिलेशन रख पाए। रिसेंट में आपको देखने को मिला है कि रिसेंट में ये जो एंगेजमेंट है, आपको काफी हद तक बढ़ता हुआ दिखा है। क्यों बढ़ता हुआ दिखा है? उसके कुछ कारण हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। डिटेरियोरेटिंग इंडिया चाइना रिलेशंस, चाइना के साथ रिलेशंस खराब हो रहे हैं। चाइना हमारी सेंसिटिविटीज को हर्ट करने पे तोला हुआ है। 2020 का गलवान कॉन्फ्लिक्ट, 2022 और 2023 में और 2024 में चाइना का एक मैप निकालना, जिसमें अरुणाचल वाले रीजन को खुद के मैप में शो करना, अक्साई चिन वाले रीजन को अपने मैप में शोकेस करना। तो कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हो कि चाइना हमारी सोवरेनिटी को क्वेश्चन कर रहा है।
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पीओके से निकलना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलना, ये सारी वो चीजें हैं जहां चाइना इंडिया की सोवरेनिटी और इंडिया की सेंसिटिविटीज को हर्ट करता हुआ दिखता है। अब इस वजह से इंडिया और चाइना रिलेशन थोड़े खराब होते हुए दिखते हैं, जिसके चक्कर में इंडिया ने रीथिंक करना शुरू किया है अपनी पॉलिसी को और एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने की सोची है विद ताइवान। ताइवान बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है वो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। इंडो पैसिफिक का जो जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स है, देखो अगर ताइवान की अगर आप लोकेशन देखें ना, अगर ताइवान को मैप में देखा जाए तो दिस इज द मैप, दिस इज साउथ चाइना सी। मेजोरिटी ऑफ द जो ट्रेड रूट्स निकलते हैं वो चाइनीज ताइवानीज वाटर से निकलते हैं। चाइना क्लेम करता है ताइवान को पूरी तरीके से। वैसे ताइवान जो है वो एक सुजरेन कंट्री है, सुजरेन इन द सेंस जैसे आपको पता है चाइना के अंदर कम्युनिज्म रन करता है, ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ताइवान डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे रन करता है, इंडिया भी डेमोक्रेसी है। तो इंडिया और ताइवान के बीच में आपको एक पॉलिटिकल सिनर्जी देखने को बेटर मिलती है व्हेन इट कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना। अब इंडो पैसिफिक पॉलिसी में चाइना डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है इस रीजन के अंदर, और कहीं ना कहीं ताइवान का पूरी तरीके से चाइना के हाथ में चले जाना ग्लोबल स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए अच्छा नहीं है। इट कैन इंपैक्ट इट नेगेटिवली। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपको रीसेंट ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखा है और हम ताइवान के थोड़ा सा बेटर पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हुए दिखते हैं ताइवान के साथ। तो ये इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वाड ग्रुपिंग का बनना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है इंडो पैसिफिक रीजन में, और उसके लिए भी ताइवान काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जनरली हम ये मान के चलते हैं कि ताइवान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जब आती बात रीजनल सिक्योरिटी की। जब साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक रीजन में आप रीजनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, अगेन रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करेंगे, तो ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइनीज एग्रेशन जो आपको हर बॉर्डर एरियाज के साथ देखने को मिलेगा, चाइना के साथ जो भी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है उसके साथ उसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता ही करता है। हम जैसे मान के चलते हैं कि हमारे यहां कौटिल्य एग्जिस्ट करते थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, इटली के अंदर मैकियावेली एग्जिस्ट करता था जिन्होंने द प्रिंस लिखी, सिमिलरली चाइना के अंदर सुनजू एग्जिस्ट करते थे जिन्होंने लिखी द आर्ट ऑफ वॉर। ये तीनों ही लोग क्या बोल रहे हैं कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए किसी भी स्टेट को, जिससे वो अपने वेलबींग को मेंटेन कर पाए। लेकिन आज की डेट में हम एक स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर में रहते हैं, एक इंटरनेशनल पुलिसमैन के अंडर रहते हैं, तो ऐसे टाइम पे भी सुनजू पर चलना कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉज को तोड़ने की बात हो जाती है। और चाइना पूरी तरीके से अभी भी सुनजू की आइडियोलॉजी पे चलता हुआ दिखता है, चाहे वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो, चाहे वो फॉरेन डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी हो उसकी। तो ये जो चाइनीज एग्रेशन देखने को मिल रहा है, जो असर्टिवनेस देखने को मिल रही है चाइना की ओवर स्पेशली इन द बॉर्डर रीजन्स ऑफ इंडिया, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक कंटेक्स्ट बना हुआ है कि यार हमारी टेरिटोरियल डिस्प्यूट तुम रिजॉल्व नहीं कर रहे, हमारे रीजन्स के ऊपर तुम असर्ट कर रहे हो अपना क्लेम। तो ये हमसे एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते कि हम वन चाइना पॉलिसी को पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करें, लेकिन आप हमारी सेंसिटिविटीज को ठीक से फॉलो ना करें। तो इन रीसेंट ट्रेंड्स की वजह से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि इंडिया जो है अपना वन चाइना पॉलिसी की सबसे थोड़ा सा डेविएट होता हुआ दिखता है, उसमें कोई नए एंगल्स जोड़ने की कोशिश करता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको 2023 के अंदर एक इन्होंने मैप निकाला। जनरली साउथ चाइना सी के अंदर हम बात करते थे 9 डैश लाइन। अगर 9 डैश लाइन की बात की जाए तो इनिशियली ये 11 डैश लाइन थी, इसमें से इन्होंने वियतनाम के क्लेम को एक्सेप्ट किया चाइना ने और उस 11 डैश लाइन को 9 डैश लाइन बना दिया। लेकिन लास्ट ईयर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन्होंने उस 9 डैश लाइन को 10 डैश लाइन की तरह रिप्रेजेंट किया। अब वो 10th डैश क्या है, वो 10th डैश है चाइना, ये ताइवान। कि चाइना क्लेम करता है कि पूरा ताइवान वाला टेरिटोरियल रीजन भी किसका पार्ट है, चाइना का ही पार्ट है। तो ये 10th डैश लाइन का आना भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि ताइवान जो सुजरेन भी है, जो अपने इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव से फंक्शन कर सकता है इंटरनल मैटर्स में, उस पर भी रोक लगाने की कोशिश कर रहा है चाइना। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी तरीके से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए, इंडो पैसिफिक ट्रेड के लिए। मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड जो है आपको इस रीजन से पास होता हुआ दिखता है। जो पैसिफिक ट्रेड है, ट्रांस पैसिफिक ट्रेड है, उसके लिए ताइवान बहुत एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पे बैठा है, वहां रूल बेस्ड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ताइवान चाइना के कंट्रोल में चला जाता है कंप्लीटली, तो चाइना आपको मेजोरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन का ट्रेड डोमिनेट करता हुआ दिखेगा, और आप भूल जाओ फिर के रूल बेस्ड ऑर्डर चलने वाला है या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिलने वाली है। तो ताइवान स्ट्रेटेजिकली आज की डेट में ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए ताइवान की प्रेजेंस कहां कहां है इंडिया में, ऑल्दो ऑफिशियली हम क्रिएट नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ताइवान से रिलेशंस नहीं रख रखे। ताइवान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है और हम जहां भी हमें मौका मिलता है हम ताइवान के साथ एंगेज करने की कोशिश करते हैं। इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डिस्पाइट लैकिंग फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज, ऑल्दो हमारे पास कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज है नहीं क्योंकि हम वन चाइना पॉलिसी में बिलीव कर रहे हैं, लेकिन
हम ताइवान के साथ एक्टिवली एंगेज करते हैं थ्रू आर कल्चरल सेंटर्स। भारत के अंदर काफी सारे कल्चरल सेंटर्स आपको ताइवान के देखने को मिल जाते हैं, जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को इंप्रूव करते हैं, पीपल टू पीपल रिलेशंस को इंप्रूव करते हैं। ये कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट करते हैं कल्चरल सेंटर्स, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन प्रमोट करते हैं, एकेडमिक कोलैबोरेशन प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ये देखने को मिल रहा है जैसे ताइवानी फिल्म, जो ताइवानी मूवीज होती हैं, उन्हें आप इंडियन फिल्म फेस्टिवल में भी रेगुलरली शोकेस करते हैं, जिससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट और जो कल्चरल एसिमिलेशन है वो भी इंप्रूव होता हुआ दिखे, और इनसे हमारे बायलैटरल रिलेशंस भी बेटर होते हुए दिखते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूं कि किसी देश के साथ अच्छे रिलेशन का सबसे कॉमन पॉइंट होता है बेटर पीपल टू पीपल रिलेशंस। सरकार आती है, सरकार चली जाती है, लोग वही रहते हैं। तो अगर लोगों के बीच में अच्छे रिलेशन हैं तो दो कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशन होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ये ताइवानीज कल्चर को प्रमोट करने के लिए की सेंटर्स और की हब्स की तरह एक्ट करते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्शंस को इंप्रूव करते हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं, और ये सब हो रहा है अनऑफिशियल टाइज के अंडर। सोचिए इतना सारा कोलैबोरेशन हम करने में सक्षम हैं, इतने सारे कोलैबोरेशन हम करने में बेसिकली अलाउ हो पा रहा है, या फिर हम एबल हैं उस चीज को लेके, ऑल दो हम वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं और ऑफिशियल टाइज नहीं रखते। इमेजिन अगर ताइवान अगर इंडिपेंडेंट होता और उसके साथ हम डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल टाइज रखते, तो ये रिलेशंस आपको मल्टीफोल्ड इंप्रूव होते हुए दिख सकते थे। लेकिन लिमिटेशन क्या है? आर रिकॉग्निशन ऑफ वन चाइना पॉलिसी, जो हम 1949 के टाइम से कर रहे हैं। हिंदू चीनी भाई भाई के गाने गा रहे हैं, और हिंदू चीनी भाई भाई के नाम पे चाइना हमारे ऊपर कंटिन्यूसली हमारे टेरिटरी को अपने टेरिटरी बता रहा है। ये जो अप्रोच है ये ताइवान को अलाउ करता है कि अपनी प्रेजेंस इंडिया में वो बना के रख पाए और कोऑपरेशन को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर पाए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। तो इवन दो लिमिटेशंस के बाद भी हम काफी हद तक रिलेशंस को मेक श्योर करने की कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके उतना तो रिलेशन मेंटेन करना ही है। अब ये क्या रिलेशंस हैं कल्चरल सेंटर्स के अलावा, और क्या क्या एरियाज ऑफ कोऑपरेशन आपको देखने को मिलेंगे इंडिया और ताइवान के बीच में? सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक रिलेशन। अगर 2000 में देखा जाए, 2000 के अंदर हमारा जो ट्रेड था बायलैटरल ट्रेड, दैट वाज अराउंड $1 बिलियन। लेकिन 2022 का डेटा हमें बताता है कि लगभग 8 टाइम्स हम इंप्रूव कर चुके हैं, $8.545 बिलियन आपको बायलैटरल ट्रेड देखने को मिल रहा है। दोनों कंट्रीज ने 2018 के अंदर एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी साइन किया था। मैं वापस बोलता हूं, 2000 के अंदर ट्रेड वाज जस्ट $1 बिलियन, वो बढ़ के 2022 में $8.45 बिलियन हो चुका है, और 2018 में दोनों कंट्रीज ने एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी साइन किया था। दूसरा कोलैबोरेशन, एजुकेशन कोलैबोरेशन। काफी हद तक हमारा एक एमओयू है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का, जो दोनों की एकेडमिक डिग्रीज को, जो बेसिकली ताइवानीज डिग्री वुड बी एक्सेप्टेड इन इंडिया एंड इंडियन डिग्रीज वुड बी एक्सेप्टेड इन ताइवान, उसको अलाउ करता है। रिसर्च कोलैबोरेशन को प्रमोट करते हैं हम, और देर आर आज की डेट में लगभग 26 ऐसे एजुकेशन सेंटर्स हैं जिन्हें हम ताइवानी एजुकेशन सेंटर बोलते हैं। ऐसे 26 ऐसे सेंटर्स भारत के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, जहां ताइवानीज इंस्ट्रक्टर्स टीच करते हैं मैंडरिन, मतलब वहां की भाषा को सिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट और बढ़ पाए और भारतीय वर्कर्स ताइवान में भी आपको इजीली वर्क करते हुए दिख जाए और लैंग्वेज बैरियर्स आपको आता हुआ ना दिखे। तो कोऑपरेट हम कल्चरल पर्सपेक्टिव पे कर रहे हैं, एक तो जो एजुकेशन कोलैबोरेशन है, दूसरा हमने देखा इकोनॉमिक कोऑपरेशन या इकोनॉमिक रिलेशंस। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, दोनों को ही पता है कि चाइना एक थ्रेट है, दोनों ही कंट्रीज चाइना को एक थ्रेट की तरह देखती हैं, इसी वजह से अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कोऑपरेशन को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि कभी अगर जरूरत पड़े तो दोनों, आप एक से भले दो, तो दोनों कंबाइन करके और अलोंग विद द अदर कंट्रीज, लाइक माइंडेड कंट्रीज, हम चाइना के डोमिनेशन को या चाइना के इन्फ्लुएंस को इन द रीजन, जो ग्लोबल स्टेबिलिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, उस पर रोक लगा पाए। रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए, जैसे मैंने आपसे बोला, इंडो पैसिफिक रीजन में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किस तरीके से ताइवान और दोनों के लिए, इंडो पैसिफिक, ताइवान और इंडिया के लिए, दोनों के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में पीस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ग्लोबल ट्रेड और रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोलैबोरेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में ताइवान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्शन के लिए आपको ताइवान पे रिलाई होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हो तो इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए आपको चाइना पे रिलाई करना है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो आपको सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्शन होता हुआ दिखता है उसके लिए ताइवान माना जाता है। तो हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के थ्रू भी बेसिकली अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम रिसर्च और डेवलपमेंट में फोकस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया अपना टैलेंट पूल, डिजिटल इकोनॉमी, कोलैबोरेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं जी? एआई हो गया, बिग डेटा हो गया, आईओटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर्स हो गया, दीज आर दी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिनके अंदर भी हम कोलैबोरेट करते हुए दिख जाते हैं। और इंडिया का जो टैलेंट पूल है, कैपेसिटी बिल्डिंग, वो भी इंप्रूव होती हुई दिख सकती है अगर आप ताइवान के साथ अच्छे से एंगेज करते हैं। आसान भाषा में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है,
क्यों? क्योंकि चाइना अपोजिशन है। रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए दोनों के रिलेशन जरूरी हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन का में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कोलैबोरेशन इंडिया के लिए बहुत जरूरी है ताइवान के साथ, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें बेटर टैलेंट पूल मिल सकता है, इंडिया की स्किल्ड वर्कफोर्स मिल सकती है। हमारे लिए टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो हमारी नीड है हमारी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज की, उनको फुलफिल करने के लिए ताइवान बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मूविंग ऑन, हमारे लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज है रिकॉग्निशन ऑफ वन चाइना पॉलिसी। अब इंडिया वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से उसका प्रैक्टिकल एंगेजमेंट जो है ताइवान के साथ वो कहीं ना कहीं लिमिट होता हुआ दिखता है। मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज इस वन चाइना पॉलिसी को बेसिकली रिकॉग्नाइज करती हैं, लेकिन फिर भी वो डिस्क्रीट पॉलिटिकल रिलेशंस मेंटेन करती हैं ताइवान के साथ, लेकिन वो फुल फ्लेजेड तरीके से ऑफिशियल रिलेशंस मेंटेन नहीं कर सकती। तो वन चाइना पॉलिसी खुद में ही, वन चाइना पॉलिसी का रिकॉग्निशन खुद में ही एक इशू है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन में आपको काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। ताइवानीज इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स जो हैं, या फिर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि ताइवान के इंडस्ट्री को अगर आप यहां इन्वाइट करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए भी कंपटीशन बढ़ जाता है, तो वो भी एक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का भी प्रेशर है। दूसरी चीज हमारे यहाँ रेड टेपिज्म है, जिसे हम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के तौर पे देख रहे हैं। कल्चरल चैलेंजेस हैं, कल्चरल चैलेंज लैंग्वेजेस का सेम नहीं है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं। ऊपर से कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इतनी एजुकेशन नहीं है कि दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ताइवान एंड चाइना, तो वो भी एक इशू, मेजर इशू कल्चरल चैलेंजेस का पार्ट बन सकता है। चाइना का डिस्प्लेजर, चाइना का दुखी होना, अगर कोई भी ताइवान के साथ एंगेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट उन्होंने तीसरा अनऑफिशियल कॉन्सुलेट खोला, चाइना को मिर्ची लग गई, चाइना को इशू होना शुरू हो गया इस चीज से। तो हम चाइना का डिस्प्लेजर भी जो है, अगर हम ताइवान के साथ एंगेज करने की कोशिश करते हैं, या यूएस जैसी कंट्री ताइवान के साथ एंगेज करने की कोशिश करती है, तो चाइना एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिखाता हुआ दिखता है कि किसी भी तरीके से फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप ताइवान के साथ नहीं रख सकते। तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आगे देखते हैं, तीसरा हमें जो बाकी वे फॉरवर्ड है, हम क्या कर सकते हैं इन चीज को इंप्रूव करने के लिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजिकली ताइवान के साथ एंगेज करना इंडिया के काफी ज्यादा इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है और इंडिया के बेनिफिट में भी है। तो हमें अपना जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है उसे इंप्रूव करने की जरूरत है। इंडिया ताइवान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की जरूरत है अगर हो पाए तो, और प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को प्रमोट करने की जरूरत है, स्पेसिफिकली इन द सेक्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन एनर्जी, जो दोनों के लिए ही फायदेमंद होंगी। मैंने आपको बताया कि हमारे पास रिसोर्स बेस है, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, उनके पास टेक्नोलॉजिकल कैपिटल है, तो दोनों हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पीपल टू पीपल एक्सचेंज को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। कहीं ना कहीं जो इंडियन डायस्पोरा है ताइवान के अंदर, उससे बेटर कनेक्शन बिठाने की जरूरत है, और स्किल्ड इंडियन वर्कफोर्स जो है उसको एडवांटेज लेनी चाहिए, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको ताइवान में देखने को मिलती हैं। तो इंडियन डायस्पोरा पर्सपेक्टिव से, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज ताइवान में है जिनको इंडियन वर्कर्स फुलफिल कर सकते हैं, उनका जरूर यूज करना चाहिए भारत को। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर जब जितने भी आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट हुई, जिसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसके लिए आप डेफिनेटली हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपको डिटेल में पता चल जाएगी वहां से। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है कि हम इंडिया और ताइवान, इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन जैसे जो रीजन है वो बेटर कनेक्ट कर पाए, बेटर एंगेज कर पाए उनके साथ। और हम ये मेक श्योर करना चाहिए कि ताइवान को भी वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए कि इंडिया की जो डेवलपमेंटल रेस है, जो इंडिया की जो डेवलपमेंटल पाथ है, उसमें भी वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए और बेसिकली हम एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर पाए। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है, जो कल्चरल सेंटर्स हमारे यहाँ खुले हुए हैं, जितने भी कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो एकेडमिक कोलैबोरेशन हो, चाहे वो स्टूडेंट एक्सचेंज हो, चाहे वो कल्चरल एक्सचेंज हो, इनको और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है हमें, जिससे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और इंप्रूव होता हुआ दिखे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिया ताइवान रिलेशंस। इसमें हमें यह भी समझ में आ रहा है कैसे वन चाइना पॉलिसी हमारे लिए एक लिमिटेशन बनी हुई है ताइवान के साथ एंगेज करने के लिए। जियो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस आपको पता चली ताइवान की इस वीडियो के थ्रू। अब इन सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखकर आपसे मेरा एक निवेदन है कि इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द इंप्लीकेशंस ऑफ इंडिया ताइवान रिलेशंस विद द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हाउ कैन एनहेंस्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया एंड ताइवान contribute to regional stability and India's economic growth? Critically analyze the challenges and opportunities that lie ahead. Critically analyze. अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं आप किस तरीके से आंसर करेंगे इसे, लेकिन क्रिटिकली एनालाइज पे ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में जो आपको कीवर्ड देखने को मिल रहा है। सेलेक्ट दी अदर कीवर्ड्स जिन पे ज्यादा फोकस करना है आपको आंसर के अंदर, और वन चाइना पॉलिसी से आप कैसे इसे कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज के बारे में भी आप फोकस करेंगे। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। Thank you so much, guys. And for such information, subscribe to our YouTube channel and have a good day.